ठीक है, इसके लिए हमने कुछ कुछ स्टार्ट किया था, ऑक्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या हो गया? ये तो डाउट्स दिखे थे लास्ट क्लास में, है ना? लुईस ऑक्टेट रूल कर रहे थे अपन, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर नीचे पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो लुईस ने ऑक्टेट रूल दिया, इसका बेसिस क्या था, कोई बता सकता है? श्रावणी बताओ, जो लुईस का ऑक्टेट रूल, इसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे उसने ऑक्टेट रूल बोल दिया कि भाई ऑक्टेट होना चाहिए? स्टेबिलिटी। इसका इसका बेसिस ये था कि इनर्ट गैसेस जो होते हैं उनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम छोड़ के, और इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो लिख देते हैं, एज पर ऑक्टेट रूल एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट this is based on the fact that inert gases, कौन कौन सी inert gases? नियॉन, आर्गन, krypton, xenon, radon have 8 electrons in the outermost shell, have 8 electrons in the outermost shell, and they do not react with any other element. They do not react with any other element. फिर क्या हुआ एक दिन? फिर एक दिन सडनली ये हुआ, साइंटिस्ट बैठे थे लैब में, कुछ काम नहीं था, जेनॉन का एक सिलेंडर पड़ा हुआ था, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, जेनॉन लिया और उसमें फ्लोरीन डाल के हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया। ठीक है, जेनॉन लिया और उसको हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ डाल के गर्म कर दिया। व्हाट डिड ही सी? ही सॉ दैट जेनॉन ने अपने फ्लोराइड्स बना लिए, जेनॉन ने अपने ऑक्साइड्स बना लिए। तो ये जो अजम्पशन था वो गलत साबित हो गया था। समझ आ रहा है? तो जिस बेसिस पे ऑक्टेट बना था वही बेसिस गलत साबित हो गया, तो इसीलिए ऑक्टेट में एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये जो जेनॉन है ये कल्प्रिट है, ये कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ही इज द एक्सेप्शन, ही इज द एक्सेप्शन हु कुड रिएक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके कंपाउंड्स बहुत सारे नोन, जैसे XCF2 है ना, या XCF4 है, या XCF6 है, ये सब नोन होते हैं। XeO3 होता है फॉर दैट मैटर। सिर्फ जेनॉन, ओनली जेनॉन इज द एक्सेप्शन, भाई कोई भी इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, सम एलिमेंट्स लाइक lithium, beryllium, hydrogen, etc. do not follow octet rule, do not follow octet rule। ठीक है, अच्छा देखो, कैसा भी बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, क्रिप्टॉन रिएक्ट नहीं करता बेटा, क्रिप्टॉन रिएक्ट नहीं करता बहुत ही रेयर केसेस में, मतलब करता ही नहीं, ये मान लो जेनॉन छोड़ के और कोई इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जेनॉन छोड़ के और कोई भी इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? रिप्लाई करो। अब जब ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टेट रूल के बेसिस पे आयनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, कोवेलेंट भी बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन था, कार्बन की बात करें तो ऑटोमोस्ट में इसके 6, इट हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4 होगा। ये के शेल है, ये एल शेल है, तो ये जो एल शेल है ये आउटरमोस्ट शेल है, इट इज द आउटरमोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मुझे कार्बन के ऑक्टेट को पूरा करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा होगा कार्बन हमेशा क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो 4 बॉन्ड्स बनाने का मतलब क्या है, इसने 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। ठीक है, इसने 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, वैसे CCl4 बन जाएगा।
इसने 4 क्लोरीन एटम्स लिए, उनसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। ठीक, तो होता क्या है, दोनों ही केसेस में इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, 1 2 3 4। ये जो हाइड्रोजन है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है ना। शेयरिंग करने से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसी शेयरिंग है? इट्स कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑल्दो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उसमें से सिर्फ एक की शेयरिंग होती है, तो बन जाता है CCl4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो मैंने दिखाई है, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between carbon and hydrogen and between carbon and chlorine। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है क्या? यस। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बचपन में पढ़ा था हमने। क्यों सिर्फ 11 होते हैं ना, कि 12 होते हैं? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? दिस विल बी 2,8,1। ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। मेरे कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने एसपीडीएफ पढ़ाया था, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बच्चों से कहूंगा ये फर्स्ट शेल है, के शेल है, ये सेकंड शेल है, ये एल शेल है, और ये थर्ड शेल है, ये एम शेल है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात। समझ आ रहा है ना? आप ऐसे लिखो ऊपर वाले सिस्टम की तरह, या फिर नीचे वाले सिस्टम की तरह लिखो, दोनों सेम बात है। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ वैलेंसी में, राइट? हमारा जो इंटरेस्ट है वो वैलेंसी में है। ठीक, तो अब सोडियम बैठा था अपनी तन्हाइयों में, दुखी था। अरे यार, आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे 7 तो कोई देगा नहीं। ऐसा करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे आता हूँ जाके। इतने में क्लोरीन मिल गया, क्लोरीन इज 17। दोनों ने बातचीत की, दोस्ती बढ़ी, दोस्ती कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में बदल गई। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,7। इसने कहा यार तुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, व्हाई डोंट वी डू दिस विद ईच अदर? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सोडियम ने बनाया सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लोरीन ने यही वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना दिया? क्लोरीन माइनस। ये भी स्टेबल होगा, क्यों? इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,7, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। शायद समझ पा रहे हो? इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1, और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। तो क्या दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए? आंसर इज यस। यहाँ भी ऑक्टेट बन गया, यहाँ भी ऑक्टेट बन गया। ये खुद को समझ रहा है कि मैं नियॉन बन गया हूँ, ये खुद को समझ रहा है कि मैं ऑर्गन बन गया हूँ। बात समझ आ रही है बच्चों को? रिप्लाई करो। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, आइदर इट कुड बी म्यूचुअल शेयरिंग और इट कुड बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये तुम्हारा ऑक्टेट रूल हो गया। इसके एक्सेप्शंस देखते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल के। तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, एक्सेप्शंस में पहला जो है वो केस है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, बट फिर भी वो स्टेबल है। ठीक है, इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो BF3। ठीक है, AlCl3 देख सकते हो, BeCl2 देख सकते हो, LiCl देख सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ स्पीशीज हैं। हाँ, नोट कर ले बेटा, टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग का जब रिसर्च हुआ, मतलब केमिस्ट्री में, तो इससे ना जो एप्लीकेशन पार्ट था एलिमेंट्स का, वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि हम एलिमेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाए, कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज करें, है ना? समझ आ रहा है सभी को? क्योंकि जो एलिमेंट्स रिएक्टिव थे उनका डेली लाइफ से यूज कम हो गया, बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे।
है ना। जैसे सपोज कॉपर की बात कर लो, कॉपर भी काफी अच्छा खासा रिएक्टिव है ना। तो कॉपर को किससे रिप्लेस कर दिया लोगों ने, स्टेनलेस स्टील से कर दिया, स्टील दिया, उस पर कोटिंग कर दी। तो जो डेली लाइफ के बर्तन है इस समय आप सारे कौन से यूज करते हो, स्टील के यूज करते हो। रीजन क्या है, बहुत ही नॉन रिएक्टिव होता है वो, ठीक है। स्टील पे जो कोटिंग कर देते हैं हम लोग क्रोमियम की, उससे उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्टील के बर्तन यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं। हाँ? अब सोचो किसी ने आयरन का एक कान में कुछ पहना हुआ है, आयरन जो रिएक्ट कर जाएगा स्किन से, या जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के उनसे रिएक्ट कर जाएगा, यस और नो। तो जो भी ऑर्नामेंट्स हैं वो किससे बनाते हैं, प्लेटिनम से बनाते हैं, गोल्ड से बनाते हैं, या फॉर दैट मैटर सिल्वर से बना लेते हैं। तो बताइए, एक थ्योरी है शायद अपने सीएनसीएच साहब ने बताई होगी, बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। कितने लोग जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी दी थी, ऑल्सो नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। तो बर्जीलियस ने क्या बोला था, हाँ क्या सुना है बता बेटा, क्या सुना है तूने इसके बारे में। समर्थ, ध्रुव बताएगा मुझे, बर्जीलियस की जो थ्योरी थी वो क्या बताती है मुझे, बोलो बेटे। एक आर्टिकल में नाम पढ़ा था, एग्जैक्टली exactly, बर्जीलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब्स, है ना। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए कोई ह्यूमन सेल चाहिए, है ना, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जो उस कंपाउंड को सिंथेसाइज करे अपनी बॉडी के अंदर या किसी लाइव सिस्टम में। ये बात बर्जीलियस मानता था। बट एक साइंटिस्ट था हुज नेम वाज वोहलर, है ना। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था वोलर। वोलर ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, एक दिन अमोनियम साइनेट लिया, उसको गर्म कर दिया और यूरिया बन गया। आपको पता होना चाहिए यूरिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी में सिक्रीट होता है यूरिन के साथ, यस और नो। तो जब यूरिया बना लैब में तो लोगों को ये पता लगा कि नहीं, बर्जीलियस की बात जो थी वो बकवास थी, ठीक है। हम कोई भी कंपाउंड लैब में बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तभी वो बनेगा। समझ आ रहा है सबको। इवन आजकल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में 15 20 50 साल बाद आप लोगों के लिए 3D प्रिंटेड बॉडी के पार्ट्स रेडी हों, है ना। आप जाके अपना डीएनए आरएनए देके आ जाओ, उसी को ग्रो करेंगे, आपको बॉडी पार्ट बना के आपको ट्रांसप्लांट कर देंगे। समझ आ रहा है, इस लेवल की जो टेक्नोलॉजी उस पर रिसर्च चल रही है। समझ आ रहा है सबको। तो नॉट ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम बायोमोलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है ना। तो कई बार ये होता था ना, पहले पेशेंट्स को प्लाज्मा नहीं दे पाते थे, कोई डोनर नहीं मिलता था, अब आर्टिफिशियल प्लाज्मा यूज करने लग गए, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो एक्सेप्शंस में पहला है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जैसे BF3 की बात कर लो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, बोरॉन इज 5, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,3। तो बोरॉन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। बोरॉन ले लिया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, 1 2 3। अब 3 फ्लोरीन लगने, 3 फ्लोरीन लगा दो। तो फ्लोरीन तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको। कितने इलेक्ट्रॉन हुआ ओवरऑल, ओवरऑल जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स हुए दैट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये ऑक्टेट है, आंसर इज नो। अच्छा ये जो बना रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सेंटर में बोरॉन रखा, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3। फ्लोरीन से कितने मिल रहे हैं, फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये एक यहां से मिला, एक यहां से मिला, एक यहां से मिला। तो बोरॉन के टोटल कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है। फ्लोरीन के कितने हो गए, फ्लोरीन के 7 थे, एक मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इनका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, बट इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ऐसी जो स्पीशीज हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, समझे या नहीं। ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। अच्छा ये देखो, बहुत स्टेबल नहीं होता, बट ये एग्जिस्ट करता है नेचर में।
BeCl2 बहुत स्टेबल होता है, सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड। LiCl भी थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बट ये बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, आने वाले टाइम में मैं बोलूंगा यही लुईस एसिड है। क्या है ये लुईस एसिड है। सुन रहा है सबको? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं दे स्टार्ट टू बिहेव एज अ लुईस एसिड। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, एसिड बेस थ्योरी में। बिल्कुल वैसे AlCl3 बना लो, Al सेंटर में है। ठीक है, ऊपर Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,3 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स बना लो, 1 2 और 3। क्लोरीन से कितने मिल गए? क्लोरीन से 1 मिल रहा है। तो एल्यूमिनियम के भी आउटर मोस्ट में यहाँ पे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एल्यूमिनियम। इज इट क्लियर? रिप्लाई करो चैट में, यस और नो। पता नहीं समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। आधी क्लास तो हमारी बोलती नहीं है। चलो BeCl2 देखो। चलो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्रिश तू ही बता, बंसाली। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, 4 है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। बेरिलियम मेटल है नॉन मेटल है? बेरिलियम मेटल है नॉन मेटल है? इट्स अ मेटल, है ना, इट्स अ मेटल। बट बेरिलियम जो है फजांसुल के हिसाब से कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो बी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, किधर बनाया, है ना, यहाँ पे एक Cl लगा दिया और यहाँ पे भी एक Cl लगा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ से। तो उसके आउटर मोस्ट में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बिल्कुल वैसे ही LiCl बना दो। Li का एटॉमिक नंबर होता है 3। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मिल रहा है Cl से, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे स्पीशीज हैं जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर ऑल स्टेबल। तो ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। ठीक है, यू शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। बना लो सब लोग। LiCl आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनता? वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है श्रेष्ठ। और तुम्हें से कोई रिप्लाई कर सकता है श्रेष्ठ क्वेश्चन का? इसने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि सर इसके सब भाई बहन आयनिक हैं। NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, RbCl आयनिक है, तो LiCl क्यों नहीं? तो तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होती है। ब्लैक शीप समझते हो ना, जो फैमिली का नाम खराब करता है। जैसे अंबानी फैमिली में कौन है? अनिल अंबानी। बोल सकते हैं अंबानी फैमिली का ब्लैक शिप कौन है? अनिल अंबानी है, जो पैसा कमाया था उड़ा दिया। माल्या फैमिली का विजय माल्या है, शायद अकेला ही है वो तो। हाँ, ठीक है। तो हर फैमिली में एक मेंबर क्या होता है? टेढ़ा बेड़ा मेंबर होता है। जनरली वो सबसे छोटा इंसान वाला होता है। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करो LiNa, K, Rb और CS, इसका साइज सबसे छोटू सा है। बाकी सब आयंस क्या है? बड़े बड़े इससे बहुत, है ना। Rb तो बहुत बड़ा होता है, CS बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो जो केटायन सबसे छोटा होता है ना, वो क्या करता है? वो जब भी कंपाउंड बनाता है तो उसके कंपाउंड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अच्छा, जब केटायन का साइज बहुत छोटा होता है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। प्रभावी मींस इफेक्टिव हो जाता है। तो जैसे लिथियम छोटा है वैसे बेरिलियम भी छोटा है, अगर तुम्हें याद हो तो। बेरिलियम ले लो, Mg ले लो, Ca ले लो, Sr ले लो, बेरियम ले लो, रेडियम ले लो। तो इन सब में भी बेरिलियम छोटा सा है, बहुत छोटा सा। मैग्नीशियम बड़ा है,
कैल्शियम और बड़ा है, स्ट्रोंशियम और बड़ा है, बेरियम सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली जो छोटा सा मेंबर है उसके सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। दूसरी बात, मैंने कहा था ना कि इनकी प्रॉपर्टी इनके पड़ोसी से मिलती है, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम में कोवलेंट ग्रेटर ज्यादा होता है, इसलिए इसमें भी होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। वरना एक आप छोटा सा फैक्टर याद रख सकते हो कि जब साइज छोटा होगा केटायन का तो उसमें कोवलेंट ग्रेटर ज्यादा होगा कंपाउंड में। ये बात प्रूफ किसने की थी, फजान ने। तो हम फजान रूल पढ़ेंगे इस चैप्टर के लगभग मिड में। ठीक है, सुन रहे मेरी बात बेटा? एक पूरा पूरा प्रॉपर रूल है जिसको हम बोलते हैं फजान रूल। ठीक है, हाँ आर्यन खान बोल सकता है, छोटा बेटा है ना ये शाहरुख खान का। सही कह रहे हो, ब्लैक शिप, ड्रग्स ले घूम रहा है पूरे इंडिया में, है ना। बेचारे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया बायजूस वाला। हाँ वही तो, बड़ा बेटा है। चलो छोटा नहीं बड़ा ही सही। मैंने कहा ना फैमिली में एक ब्लैक शिप होती है, छोटी है बड़ी है पता नहीं मुझे, अब डिपेंड करता है कौन ज्यादा लाडला है। ठीक है, एल आई और बी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं ना, सही तो कह रहे हो। तो लीथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, मैग्नीशियम के भी कंपाउंड कोवेलेंट होंगे। बेरिलियम के किससे होंगे, बोलो। एल्यूमिनियम से मैच करेंगे, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेंगी, तो ये कोवेलेंट है तो एल्यूमिनियम भी कोवेलेंट होगा। या उल्टा सोच सकते हो कि एल्यूमिनियम कोवेलेंट है तो बेरिलियम भी कोवेलेंट होगा, राइट। वहां से भी सोच सकते हैं। वरना अपने भाईजान थे फजान भाई साहब, उन्होंने रूल दिया है और उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फजान ने रूल दिया है, उसी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई इनकम्प्लीट ऑक्टेट की। दूसरा देखो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है बेटा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है कि कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बट फिर भी वो स्टेबल है ना। तब लिख देते हैं मेनी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग more than 8 electron with the central atom, more than 8 electrons with the central atom are stable. एग्जाम्पल के तौर पे SO2 है ना, SO3, H2SO4, PCl5, BrF5, है ना, HiO4 एटसेट्रा। इन सबके ना बच्चों को अपने स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं, बनाऊं? बोलो बेटा, अपने बच्चों को मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। SF6, IF7। नोट श्रेयस का कह रहा है, नोट मतलब श्रेयस क्या कह रहा है बेटा? हाँ एक मिनट, ये नोट कर लिए होंगे ना आप लोगों ने, नहीं किए इनकम्प्लीट ऑक्टेट? बच्चों ने इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो नोट कर लिए होंगे ना, टाइम दिया था मैंने अभी। नोट करो, अगर छूट गया तो लिख लो जल्दी से। अब समझ में आता है तो मजा तो आता ही क्लास में, है ना। अब कुछ डिफिकल्ट हो तो मजा नहीं आता, या समझ में ना आ रही हो। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। कुछ भी डाउट है लेकिन पूछना है ना, कुछ भी डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना, शर्माना मत। जैसे आप लोग तो शर्माते ही नहीं हो डाउट पूछने में। ओके अच्छा, वैष्णवी इसलिए खुश हो रही है कि ऑफलाइन जा रही है। ओके, समझ गया। समोसे और वड़ा पाव भी खाने को मिलेगा ना, थोड़ा बाहर निकल पाएंगे, घूम पाएंगे। अच्छा ये नासिक वाले बड़ा पाव नहीं खाते, पाव वड़ा खाते हैं ना, क्यों? नासिक वाले बड़ा पाव नहीं खाते, पाव वड़ा खाते हैं। हाँ, एस वाई सर से बोलना पार्टी दो, इतने दिन बाद आए हैं है ना सेंटर पे। पक्का आज सब लोग पीछे लग जाना एस वाई सर के कि सर पार्टी दो। हाँ वही तो,
चलो देखो एक बार एग्जांपल देखो, SO2 जैसे फॉर एग्जांपल है ना, तो SO2 में बेटा सल्फर क्या, सल्फर होता है कितना होता है, सल्फर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,6 होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं तो 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से हो जाएंगे, या इसको ऐसे दिखा देते हैं, 2 हो गए, 2 4 हो गए और 2 6 हो गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब तुम्हें ऑक्सीजन लगाने हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो बनाते हैं डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, एक O लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दो, एक O लगा दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दो कितने हो गए टोटल, तो ये जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यह जो सल्फर दिख रहा है मुझे, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है बेटा? SO3 देख लो, SO3 सीधे मैं बॉन्ड से बना रहा हूं, 6 खुद के थे सल्फर के, 6 और मिल गए, तो सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। Sulfur has 12 electrons in this case. सही है, बढ़िया, वेरी गुड। पार्टी तो ले ही लेना है स्पाइसर से, है ना? बंसाली कह रहा है, नहीं अब मेरा नाम मत निकालना कि सुमित सर ने कहा था पार्टी ले लो, है ना? अच्छा, खाने का तुम्हें मिलेगा और नाम मेरा लगाओगे, ये तो गलत बात है ना? फायदा तुम्हारा है, नाम मेरा लगा दोगे, सुमित सर ने कहा था पार्टी ले लेना। हाँ, सही है। श्रेष क्या कह रहा है बता? SO3 लिख लिया सब बच्चों ने? H2SO4 देखो, H2SO4 की बात करी जाए, अगर H2SO4 की बात की जाए तो H2SO4 कैसे बनाएंगे? सल्फर हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है बेटा? तो दिस इज H2SO4। व्हाट अबाउट PCl5? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इफ यू रिमेंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,5, ठीक है। तो आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 और मिल जाएंगे Cl से, तो PCl5 कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज PCl5। अब काउंट करके बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद फास्फोरस? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी से बताओ। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन। क्या ये सभी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के? क्या ये सभी एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल के? नेक्स्ट इज BRF5। BRF5 में 3 4 और 5, BRF5 बना दो, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मुझे सपोज नहीं भी पता है, बट मुझे पता है कि ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन का भाई है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सभी के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फ्लोरीन से कितने मिल रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिल जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देखो 5 बॉन्ड होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और ये 2 हैं, तो 12। तो ब्रोमीन का इस समय इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर है सभी को? ब्रोमीन के पास इस समय 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो PCl5 हो गया, H2SO4 हो गया, BRF5 हो गया, HiO4 देख लेते हैं फॉर दैट मैटर। HiO4, SF6 और IF7। SF6 देखो पहले, सल्फर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, SF6 हो गया, ठीक है। फिर IF7 है, IF7 देख लो, IF7 में आयोडीन है और 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 फ्लोरीन लग जाएंगे। दिस इज योर IF7, ठीक। SF6 हो गया, IF7 हो गया। HiO4 देख लो,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं काउंट करके बताओ मुझे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद सल्फर? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के पास? आंसर इज 12। यहाँ पे कितने आयोडीन के पास कितने हैं? आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के जस्ट डबल हैं। कहीं लोन पेयर है तो अलग बात है ना। अच्छा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको लोन पेयर बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ठीक है, तो 14 हो गए। HiO4 देख लो, यहाँ पे आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 2 4 2 6 1 7 7 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इट हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयोडीन के। इतना क्लियर है सभी को? तो ये कुछ केसेस हैं जो एक्सेप्शन है टू द ऑक्टेट रूल। These are some of the cases which are exception to octet rule। ठीक है। अच्छा, तो कुछ पुरानी बुक्स में अगर तुम देखो H2SO4, तो उन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, वो गलत तरीका दिखाने का। ठीक है, H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कुछ अगर पुरानी बुक्स देखोगे तुम लोग तो उसमें यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, समझ आ रही सबको? बात समझ आ रही सबको? यहाँ पे लगा दीजिए। इसके लिए एक और थर्ड केस है जिसमें बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? व्हाट आर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है NO, है ना। NO कैसे बनाते हैं हम लोग? N डबल बॉन्ड O बनाते हैं। ठीक है, NO कैसे बनाते हैं हम लोग? N डबल बॉन्ड O से बनाते हैं। H2SO4 में सल्फर 12 होगा, कितने लिखे मैंने? हाँ, सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पहले से थे, 6 और मिल गए, इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, लिख लो जल्दी से। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब है NO, है ना। NO में क्या सीन है देखो। NO में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इनका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। बट इन भाई साहब की बात करते हैं, तो इनके खुद कितने थे? 1 2 3 4 5, 2 और मिल गए, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। स्टेबल होता है NO। NO इज अ स्टेबल कंपाउंड। इसका नाम क्या बाय द वे? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड है? NO का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड? रिप्लाई करो। नाइट्रिक ऑक्साइड, एग्जैक्टली। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। लिख लेते हैं, some molecules have, some atoms have odd electrons in their outermost shell, still they form stable molecules। ठीक है, एग्जाम्पल NO। ठीक है, तो NO में नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, इट्स ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बट ये स्टेबल है। ठीक है, इट्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये 3 केसेस थे जो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल थे। इसमें क्लियर है सभी बच्चों को? रिप्लाई करो। अच्छा, कई बार एक दो बार जेईई मेंस में पूछा भी है
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एन एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। तो हम क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे कि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 8 से कम आ रहे हैं तो एक्सेप्शन है, 8 से ज्यादा है तो भी एक्सेप्शन है। इतना क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे नोट के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, देखो, Lewis Lewis octet rule was based on the fact that inert gases ठीक है, Lewis octet rule was based on the fact that inert gases do not react. Lewis octet rule was based on the fact that inert gases do not react, but xenon is found to react with oxygen and fluorine and form compounds like XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4 etc. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल 100% ट्रू नहीं है, बिल्कुल एक होता ना यूनिवर्सल रूल नहीं है। समझ आया सबको? ऑक्टेट रूल इज नॉट ए यूनिवर्सल रूल, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है बेटा? लिख लो इतना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ते हैं। पढ़े? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड बता दिया था क्या होता है। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन टू एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस, ये बता दिया था। ओके ओके, केमिकल बॉन्ड के टाइप्स भी बता दिए थे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तीन ही आपको पता ही होगा, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट। ये तीन मेजर टाइप्स हैं, बाकी सारे क्या है, एक सब टाइप्स आप समझ सकते हैं। सही, बहुत बढ़िया। मुझे भी ले चलना तुम लोग, ठीक है, साथ में। हाँ यार, एक्चुअली मुझे अभी घर जाना है 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो घर जाके आऊंगा तब मैं आता हूँ उधर, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट डालो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सर एक बार वो लास्ट पेज दिखाना। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जो नेचर में पाए जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। देखो, नोट करो जल्दी से।
नहीं, मेरे क्लास में छुट्टी नहीं है, और भी फैकल्टीज हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, आगे देखो, आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे थे। लिख दो, these bonds are formed between atoms, these bonds are formed between atoms having large electronegativity difference. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर लो आप लोग, है ना। Na और Cl है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। KCl की बात कर लेते हैं, ठीक है। RbCl की बात कर लेते हैं, ठीक है। MgO की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे? दीज ऑल विल बी आयनिक, ठीक है। कैसे दिखाते हो आप आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड में सिंपली आप आयंस दिखा देते हो। Na+ दिखाया, है ना, Cl- दिखाया, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दैट्स ऑल। लिख लिया बेटे सबने? चलो आगे देखते हैं। तो NaCl बन गया, KCl कैसे बनेगा? K+ होगा और Cl- होगा, ठीक है। अच्छा, तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि जो आयनिक कंपाउंड है वो एज ए क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, पढ़ा है? जो आयनिक कंपाउंड है, किरण, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एज ए क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा तुम में से? आयनिक कंपाउंड एज ए क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल का मतलब क्या है वो बताना है, बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रिस्टल? डेफिनेट ज्योमेट्री, ना ना, कंबाइंड विद वाटर नहीं होगा, हार्ड शाइनिंग सरफेस, ओके। और बताओ सोच के। कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्चुअली क्रिस्टल में ज्योमेट्री की बात की बजाय हम क्रिस्टल में बोलते हैं, क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। व्हाई डोंट वी कॉल इट ज्योमेट्री? ज्योमेट्री में क्या होता है, 3D में एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और वो अरेंजमेंट डिसाइड करता है शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का। यहाँ पे शेप की बात नहीं करते हम लोग। यहाँ पे जो हमारे आयंस हैं वो एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर लेते हैं। तो जब मैं आगे आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा बच्चों को तो बताऊंगा NaCl जो है वो FCC यूनिट सेल बनाता है। FCC मतलब क्या होता है? FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो NaCl का जो सबसे छोटा पार्ट है वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो बना है, इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो टाइप के एटम्स हैं यहाँ पे, एक ब्लू एटम्स हैं, ब्लू एटम्स हो जाएंगे हमारे Na+, ठीक है। और दूसरे हमारे पास हैं पर्पल एटम्स, ये हो जाएंगे Cl-, ठीक है। तो Cl- कहाँ प्रेजेंट है? Cl- कॉर्नर्स पे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर्स पे आ गया।
और जो इसके फेसेस हैं क्यूब के, उनके सेंटर्स पे होता है, इसलिए इसे एफसीसी यूनिट सेल कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ आया सबको? तो टोटल 6 फेसेस थे, हमने 6 फेस के एटम पे बना दिए और 8 कॉर्नर्स थे वहां पे बना दिए। अब जो Na+ है वो कहां बैठा है ना? Na+ कहां बैठा होगा श्रावणी? ये तो बेटा तू प्रॉपर्टीज बता रही है आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, अगर क्रिस्टल क्या होता है ये बता रहा हूं आपको। तो क्रिस्टल जो होता है, ऐसे बहुत सारी यूनिट सेल को अगर आप जोड़ दो आपस में तो क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल में क्या होता है, ऑल डायमेंशंस में एटम्स या आयंस का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आयंस ही क्रिस्टल बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे कि Fe हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, तो उनके भी क्या क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ आया? तो क्लोराइड बन गया Na+, जो कहां कहां बनेगा, Na+ बनेगा। Na+ को और कलर दे देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, Na+ बना देते हैं ऑरेंज से बना देते हैं Na+। तो Na+ होगा एच सेंटर पे, यहाँ है 1 2 3 4, टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 एच सेंटर होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 एच सेंटर्स हो गए और एक बॉडी सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया ये टिपिकल तुम्हारा NaCl का यूनिट सेल है, या NaCl क्रिस्टल ऐसा दिखेगा, ये मान सकते हो आप। सबको बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो नेचर ने बहुत ही, क्या बोलूं मैं, बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से चीजें बनाई हैं। तो आप सोचो ना NaCl कितना यूनिफॉर्म है, क्यूब जैसा है, इसके सारे यूनिट सेल ऐसे ही होंगे, ठीक है। उस क्यूब में कॉर्नर्स पे Cl- है, फेस सेंटर पे Cl- है, Na+ कहां बैठा है, एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो ये हमारा NaCl यूनिट सेल हो गया, इट इज द NaCl यूनिट सेल। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाने, क्रिस्टल बना देंगे, ठीक है। ड्रॉ कर लो अगर मन करे तो, जल्दी से ड्रॉ करो। डन। नीचे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लिख लो यहाँ पे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा क्यों होना चाहिए, कम हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आयुष तू बता बेटा, आयुष, श्रावणी, अमन। अमन तेरा स्टेटमेंट सही था बेटा, हार्ड सरफेस फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सही कह रहा है तू। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है तो हार्ड सरफेस फॉर्म होगा, ग्रेट। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्या फायदा है उससे, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा ऐसा? एग्जैक्टली exactly. तेजस कह रहा है सर कम हुआ तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो मैं सोचू ना कि अगर हमने NaCl लिया तो इसमें Na इलेक्ट्रॉन डोनर है, Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो Cl अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो तभी कर पाएगा ना जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और एनायन नहीं बना पाएगा। समझ आ रहा है सबको? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसीलिए कि एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बना ले, एक ही टाइन बना ले। समझ आ रहा है सबको? कटायन एनायन तभी फॉर्म होंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, है ना, ठीक है। आप लिख दो, ionic bonds are the strongest, ionic bonds are the strongest of all bonds, ठीक है। ionic bonds are the strongest of all bonds, पहला हो गया। अगला लिखो, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड दिखा रहा हूं तो लिख देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स,
very high melting and boiling points because of the strong nature of ionic bond. ठीक है, ये क्लियर है सभी को? किसी को पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बताओ, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सी। तो लिख लो यहाँ पे, वाटर जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इट इज हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी, हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, व्हाट अबाउट NaCl? NaCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बोलो बेटा, याद नहीं रखना है बट जस्ट बता रहा हूं। अगर NaCl ले लिया हमने, NaCl क्या है? इट्स आयनिक कंपाउंड। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl निकालूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl विल बी नथिंग बट 1465 डिग्री सी। आप सोचो ना कितना डिफरेंस है, ये 14 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? लोग 15 टाइम्स बोल सकते हो आप लोग। NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से बॉइलिंग पॉइंट का 15 टाइम्स है। MgO की बात कर लेते हैं, है ना? सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ MgO की बात कर लेते हैं। कितना होगा गैस करो? बहुत ज्यादा होगा मुझे लगता है, 2-3 हजार के आसपास होगा। MgO का बॉइलिंग पॉइंट है 3600 डिग्री सी, है ना? देख लो सब लोग, इट इज 3600 डिग्री सी। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है। क्लियर है बच्चों? MgO का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 3600 डिग्री सी। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना, कितना ह्यूज डिफरेंस है। एक तरफ पानी है, एक तरफ NaCl और MgO है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यस और नो? मैंने एक सॉलिड ले लिया NaCl का, इधर से करंट पास की, इधर निकल जाएगी, हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना मैं? बहुत गलत कह रहा हूं मैं? आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करते, है ना? आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करते, उनको सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करो या मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये बार लिख लेते हैं, ठीक है? तब लिख देते हैं आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे करंट पास नहीं होगी, ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity, do not conduct electricity in their solid states, but their aqueous solutions, and ionic compounds do not conduct electricity in their solid states, but their aqueous solutions and molten states can conduct electricity। ठीक है, समझ आया बेटा? नोट करो जल्दी से। ठीक है, बेसिकली बात क्या है, क्यों नहीं पास हो रही है? अगर सॉलिड स्टेट है तो आयन मूविंग नहीं है ना? अगर सॉलिड है तो आयंस क्या है? आयंस आर फिक्स्ड, और फिक्स्ड आयन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब पानी में सॉल्यूशन, क्या है? आयंस आर द चार्ज कैरियर्स, आयंस आर मूविंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ करंट, या रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ऐसे बोल सकते हो। और अगर मोल्टन स्टेट बोले तो मोल्टन स्टेट में भी वही है, आयंस आर फ्री टू मूव, है ना? आयंस आर फ्री टू मूव। ये क्लियर है बच्चों को?
मॉल्टन स्टेट का मतलब है तुमने क्रिस्टल को मेल्ट कर दिया। अगर तुमने क्रिस्टल मेल्ट कर दिया तो Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। Na प्लस कह रहा है भैया मैं अपनी गली जा रहा हूँ, Cl माइनस कह रहा है मैं भी अपनी गली जाऊंगा। जब दोनों फ्री टू मूव है तो कंडक्शन हो जाएगा ना? नहीं, दे आर फ्री टू मूव। समझ आ रहा है बच्चों को? Na plus or Cl minus, they are free to move in molten state. Is that clear? Na plus and Cl minus are free to move in their molten state. कल पेज को डाउट है बता? कल पेज को डाउट है? वैष्णवी, आयुष, समीरन? वैष्णवी क्या करेगी स्क्रीन का कंट्रोल लेके? देख लिया सब बच्चों ने? तो ये तो कहानी कंपाउंड्स की बात हो गई इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात हो गई। अगला पॉइंट लिखो। आयनिक कंपाउंड के सरफेस लस्ट्रस होते हैं। क्यों होते हैं? लस्टर होती है इनमें। व्हाट कुड बी द रीजन? बोलो मेरे बच्चों। आयनिक कंपाउंड जो है इनका सरफेस लस्ट्रस होता है। ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली इनके सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, अगर मैंने कहीं पे एटम्स को अरेंज किया है, तीन चार एटम्स को लाइन से, है ना, मतलब एक पॉजिटिव आयन ले लिया, फिर एक पॉजिटिव आयन ले लिया, एक पॉजिटिव आयन ले लिया, बीच में एक निगेटिव आयन रख दिया, तो ये जो सरफेस है वो एज ए मिरर बिहेव करता है, ये समझ लेना आप तरीके से, है ना। एटम्स को अरेंज करने से जो सरफेसेस बनते हैं दे बिहेव एज मिरर्स। तो मिरर से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमें ग्लो दिखाई पड़ती है। ग्लो मतलब वहां से रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है क्रिस्टल के सरफेस से। ये क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। क्या होता है बेटा लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी? लैटिस एनर्जी ब्रैकेट में लैटिस एंथैल्पी। हाँ मैंने पीरियोडिक में बताया होगा, बताओ लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? It is the amount of energy required to break 1 mole of an ionic compound and convert it into its gaseous ions. समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ओके, चलो वैष्णवी जो लिखा है ना वही लिख लेते हैं यहाँ पे। Lattice energy is the energy required to dissociate 1 mole of an ionic compound to its constituent ions in the gaseous state. सही, परफेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पे नीचे लिख लेना, same amount of energy is released, same amount of energy is released when 1 mole of lattice is formed. 1 mole of lattice is formed from its constituent gaseous ions. Constituent gaseous ions.
आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मैंने Na लिया, Na+ और Cl- लिया, इससे मैंने बनाया NaCl सॉलिड। ये गैसियस फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में था। तो अगर डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे मान लो -x है, माइनस का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी जब हम NaCl को ब्रेक करेंगे, किसमें? Na+ गैस और Cl- गैस में, तो हमें सेम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये +x हो जाएगा, ठीक है। खाली दोनों के साइन अपोजिट होंगे। ये जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी इज रिलीज्ड, और पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो प्लीज नोट करो सब बच्चे जल्दी से, फिर आगे बढ़े। प्लीज नोट इट डाउन। लिख लिया सबने? चलो अच्छा, अगर हमें मुझे किसी आयनिक क्रिस्टल की लैटिस एंथैल्पी निकालनी हो तो कैसे निकालें? अगर मुझे किसी आयनिक क्रिस्टल की लैटिस एंथैल्पी निकालनी हो तो कैसे निकालें? ध्रुव बता बेटा। अगर मुझे किसी आयनिक सॉलिड की लैटिस एंथैल्पी निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैथमेटिकली निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, मैथमेटिकली ही निकाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं मेजर करने का, ठीक है। मैथमेटिकली ही निकाल सकते हैं और कोई तरीका नहीं है मेजर करने का, ठीक है। तो लिख ले हम लोग, यहाँ पे लिखो। क्या लिखे बताओ? देखो, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉरी ठीक है। तो अगर ये डेल्टा एच पी डेल्टा वी, मतलब वैष्णवी कुछ तो बोल रही है लड़की, क्या बोल रही है बता बेटा? लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली बाय यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल, ठीक है। तो बॉर्न-हेबर साइकिल क्या है? बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है जो बताता है कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। देखो एक बार मेरी तरफ, अगर मुझे आयनिक कंपाउंड बनाना है तो रिएक्शन क्या होगी? Na सॉलिड होगा प्लस 1/2 Cl2 गैस होगा, गिव्स यू NaCl सॉलिड बनेगा, बनेगा, ये रिएक्शन होगी। बट रिएक्शन जितनी इजी दिख रही है उतनी इजी रिएक्शन होती नहीं है, ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन होती है। तो क्या होता है बताओ? पहले सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड है, इसका होता है सब्लिमेशन, और ये कन्वर्ट होता है सोडियम गैस में। कन्वर्ट हो गया। सोडियम गैस किस में कन्वर्ट होता है? Na+ गैस में, साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे होता है IE1, आयनेशन एनर्जी लगती है, ठीक है। साथ में क्या होता है? जो क्लोरीन है 1/2 Cl2, ये ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा? मुझे Cl मिलेगा गैसियस फॉर्म में। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो क्या मिलता है? C+ इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने, तो ये बना देगा Cl- गैस फॉर्म में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब Na+ और Cl- ऐड होते हैं तो क्या मिलता है? गिव्स यू NaCl सॉलिड, ठीक। समझ आया सबको? तो ये इस टाइप से इतने स्टेप में प्रोसेस होता है।
अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी को बोल दूं हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, उसको मैं डेल्टा एच बोल दूं, तो जो हमारा डेल्टा एच होगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, है ना, सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, है ना। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन, तो इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल एस बोल दूं, सब्लिमेशन एनर्जी को कैपिटल एस बोल देता हूं, आयनेशन एनर्जी को I1 बोल देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको बॉन्ड एंथैल्पी को मैं कैपिटल बी बोल देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, या BD बोल देता हूँ, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी को, ठीक है। इसको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला ही है, तो ओवरऑल ये आएगा S प्लस का I1 प्लस का 1/2 इंटू BD को हाफ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ आधे मोल को ही क्लोरीन को ब्रेक करना है, ठीक है, प्लस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, प्लस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देख लो बेटा जल्दी से इक्वेशन ये वाली, सब बच्चे इक्वेशन लिखो जल्दी से। अच्छा, जब ये लैटिस बनेगी तो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो यहाँ पे डेल्टा लैटिस लिख सकते हो तुम लोग, डेल्टा लैटिस H0, इसको भी सम करना पड़ेगा, डेल्टा लैटिस H0, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी मैंने सम कर दिया। अब देखना ध्यान से, जब आपने सब्लिमेशन किया है तो देखो जो एनर्जी सप्लाई होती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे नेगेटिव लेते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, जो एनर्जी सप्लाई होती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे नेगेटिव लेंगे। अगर आपने ऊपर देखा हो तो ऊपर लिखा भी था मैंने, ये देखो, एनर्जी रिलीज है तो नेगेटिव है, एनर्जी सप्लाइड है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एनर्जी सप्लाई हो रही है सब्लिमेशन में, आयनाइजेशन में एनर्जी सप्लाई होगी पॉजिटिव होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि एनर्जी सप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है ना, ये नेगेटिव होगा, और लैटिस भी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी क्योंकि ये रिलीज होगी, ठीक है, ये लिख लेना सब लोग। सबको समझ आया, रिप्लाई करो। ये जो डेल्टा लैटिस लिखा है इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, समझे बेटा, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो अगली हिंट डालो, कोवेलेंट बॉन्ड अगली क्लास में करेंगे, तुम्हारे डाउट्स कर लेते हैं, बताओ भाई कौन कौन सा डाउट्स है पेपर का, रिप्लाई करो। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पेपर के डाउट्स बताओ, क्वेश्चन नंबर बोलो, पेपर में वही कंसीडर कर रहा हूँ जो जो इसमें PDF पड़ा हुआ है तुम्हारे इसमें मोबाइल में। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर भेजो लिख के मुझे, MT1 देख लो अभी पहले।
MT1 का क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन सा बताना है मुझे, रिप्लाई करो। कि नोट कर लो पहले चाहे तो। पेपर 1 का 29 क्वेश्चन 38 देखते हैं। एक क्षण होल्ड करना जरा। बाकी लोग पूछ ही नहीं रहे, मतलब सॉल्व नहीं किया पेपर, है ना। पेपर 1 का 29 38 देखते हैं। पेपर 1 का 29 में मेंस का 49 50। अच्छा, पेपर 1 का देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 29 करना है फिर 38 करना है। तो 29 क्या पूछा है, 29 में पूछा है सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज बेरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, है ना। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 है और बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन है। दो चीजें होती हैं, एक होता है लैटिस एनर्जी, एक होता है लैटिस एनर्जी, दूसरा होता है हाइड्रेशन थैलेपी। क्या मैंने दोनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे, यस और नो। क्या मैंने दोनों बातें बताई थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, प्लीज रिप्लाई। क्या मैंने अपने बच्चों को दोनों चीजें बताई थी। हाइड्रेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होगी और लैटिस एंथैल्पी में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है और लैटिस एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लैटिस ब्रेक करनी पड़ती है। शायद नहीं, ऐसा मत बोलो, बताया था। तो हाइड्रेशन एनर्जी, अगर एग्जांपल देख लेते हैं, कोई सॉलिड है MCl2 है, दूसरा सॉलिड है MSO4। तो MCl2 में हम बोल देते हैं कि जो लैटिस एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं प्लस का 30 किलो जूल्स है, और जो हाइड्रेशन थैलेपी है इसकी वैल्यू मान लेते हैं माइनस का 35 किलो जूल। ठीक है। तो आप ये समझो कि जो हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी लैटिस को ब्रेक करने में यूज होती है। तो अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो लैटिस आराम से ब्रेक कर जाएगी। समझ आ रहा है। तो ये जो केस है इसमें MCl2 क्या होगा, हाईली वाटर सॉल्युबल होगा। क्या होगा, हाईली वाटर सॉल्युबल। क्योंकि लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आ रही है, हाइड्रेशन से ही आ जा रही है। अगर सल्फेट लिया हमने, इसमें लैटिस एंथैल्पी कितना है, मान लेते हैं ये प्लस का 45 किलो जूल्स है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है, इसके लिए मान लेते हैं प्लस का 20 किलो जूल है, सॉरी माइनस का 20 किलो जूल। तो ये जो -20 एनर्जी रिलीज हो रही है ये लैटिस को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। तो ये क्या होगा, ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। ये बात समझ में आ रही है, इट विल बी वाटर इनसॉल्युबल। कहने का मतलब सिंपल है, कहने का मतलब सिंपल है कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अगर ये ज्यादा हुआ लैटिस एनर्जी तो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा पानी में। इज दैट क्लियर, देख लो ये बात।
दोनों केसेस याद रखेंगे। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल होगा, अगर लैटिस एंथैल्पी कम है तो वाटर सॉल्युबल होगा। कहाँ लिखें ये, इसको कहाँ लिखोगे यार, कॉपी में ही लिख लो, और कहाँ लिखोगे, जहां पे लेटिस एंथैल्पी लिखी थी ना यहीं पे नोट के फॉर्म में लिख लेना। ये जो लेटिस एंथैल्पी लिखी थी ना यहीं पे नोट के फॉर्म में लिख लो नीचे, वहीं पे तो लिख ही रहे हो, वहीं पे लिख लो, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब क्या है, सोडियम सल्फेट सल्फेट वाला कौन सा केस है बोलो, पहला वाला केस है, इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी हाइड्रोजन एनर्जी से, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ the hydrogen energy of sodium sulfate is more than its lattice energy। सही है, ये वाला ऑप्शन सही है फिर इसमें, और क्या। मल्टीपल चॉइस है ना, लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर, लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन इट्स हाइड्रोजन एनर्जी, बी ऑप्शन भी सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। सुन रहे मेरी बात, यस और नो। अगला बताओ, अगला कौन सा डाउट है तुम्हारा पेपर 1 में। एक ऑप्शन किया तो 1 मार्क मिल जाएगा तुम्हें, और क्या। एक ऑप्शन का शायद सिंगल मार्क था, ये उनसे पंकज से पूछा यार, मुझे नहीं पता, ठीक है। मार्किंग स्कीम वगैरह उन्होंने डिसाइड की थी, मैंने बस क्वेश्चन भेज दिए थे। नहीं भाई, मैं पंकज का भाई कहां से हो जाऊंगा मतलब किसी का नाम है वैष्णवी सालुंखे, तो महाराष्ट्र के सभी सालुंखे उसके रिलेटिव होंगे क्या, ऐसे जरूरी नहीं है ना। चलो आगे देखो, पंकज सर एमपी से, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। चलो करण कह रहा है 35-36, ये क्वेश्चन बता रहा है मेंस के ना, करण मेंस वाले पेपर से ना, पेपर 1, अच्छा जी, बहुत डाउट आ रहे हैं। ओ भाई साहब, दोनों इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं हुए हमारे बेटे से, सो सैड। देखो 35 है पेपर 1 का। इसमें पूछा है ए सैंपल ऑफ चॉक इज कंटामिनेटेड विद इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ चॉक इज डिजॉल्व्ड इन 230 ml N/10 HCl, ओके। द सोल्यूशन रिक्वायर्ड 40 ml of N/10 NaOH to neutralize the excess acid, ठीक है। What is the percentage of CaCO3 in the chalk? तो चौक का मतलब क्या है, चौक का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे, और कैल्शियम सल्फेट है, दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ चौक इज डिजॉल्व इन 230 ml ऑफ N/10 HCl। तो हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं x ग्राम मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल 1 ग्राम लिया है। बोलो, इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, ठीक है, इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो CaCO3 हमने मान लिया x ग्राम, CaSO4 को मान लिया 1 - x ग्राम, ठीक है। अब हमने ये 1 ग्राम चौक लिया, इसको डिजोल्व किया 230 ml ऑफ N/10 ऑफ HCl, ओके। रिएक्शन लिखो, CaCO3 प्लस का HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस का H2। क्या लगाना, मोल कॉन्सेप्ट लगाए, मिलीक्यूलेंट कॉन्सेप्ट लगा दें, बोलो। मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, मिलीक्यूलेंट से, क्या चाहते हो।
दोनों से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लो कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, CaCO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है, CaSO4 भी HCl से रिएक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बोलो बच्चों। क्या कैल्शियम सल्फेट HCl से रिएक्ट करेगा? रिप्लाई करो मेरे बच्चों। रिएक्शन हो जाएगी हमारी CaSO4 प्लस का 2HCl gives you CaCl2 प्लस का H2SO4, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने लास्ट में ये बोला है कि थोड़ा ना HCl बच गया, तो HCl बच गया मतलब क्या हुआ, HCl एक्सेस में था, उसने NaOH से रिएक्शन किया, तो NaOH भी HCl से रिएक्ट करेगा, NaCl प्लस H2O। तो हम जो मिलिकुलेंट कांस्टेंट लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मिलिकुलेंट्स ऑफ CaCO3 प्लस मिलिकुलेंट ऑफ CaSO4 प्लस का मिलिकुलेंट्स ऑफ NaOH, ये हो जाएगा मिलिकुलेंट ऑफ HCl। ये करना था बस, इतना कर दिया तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समझ आया सबको? मिलिकुलेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो मिलिकुलेंट्स होते हैं G/E इंटू 1000, यही होता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml होता है, याद आ रहा हो तो, याद है सभी को? मिलिकुलेंट्स होते हैं G/E इंटू 1000 एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिकुलेंट ऑफ CaCO3 क्या हो जाएंगे, इसका मास कितना लिया है, x ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है ना, ये इसका हो जाएगा मोलर मास 100 होता है डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ये जाएगा x/50 प्लस मिलिकुलेंट ऑफ CaSO4, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1000 भी करना था बेटा, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन, इसका मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम इज 40, सल्फर इज 32, 16 4 64, 4 2 6 6 3 9 4 13 136, तो 1 माइनस अपॉन 136 इंटू 100, ठीक है। क्लियर सभी को? G/E इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 136 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना, 40 हो गया कैल्शियम, सल्फर 32 हो गया, 16 64, 4 2 6 6 3 9 4 13, 136 बाय 2 करना पड़ेगा, 2 6 12 2 8 16, 68 हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी 68, n फैक्टर 2 है इसका, सॉल्ट है तो, ठीक है। प्लस मिलिकुलेंट ऑफ NaOH, मिलिकुलेंट ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, इनका 40 ml 1/10 लिया है, तो 40 इंटू 1/10 कर दो, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl कितना है, मिलिकुलेंट ऑफ HCl कितना है बेटा, 230 ml n/10, तो ये हो जाएगा 230 इंटू 1/10, यहां से x सॉल्व हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, x अपॉन 1 इंटू 100, वही आंसर है। जल्दी से बताओ x कितना आ रहा है, समझ आया सबको? हाँ है ना? मैंने सिंपली ये बोला कि आप देख लो HCl किससे किससे रिएक्ट कर रहा है, तो HCl NaOH से रिएक्ट कर रहा है, HCl कैल्शियम क्लोराइड से, सॉरी कैल्शियम सल्फेट से भी रिएक्ट करेगा, और HCl कैल्शियम कार्बोनेट से भी रिएक्ट करेगा, तो जो जो रिएक्शन हो रही है वहां पे मिलिकुलेंट बराबर कर दिए। सॉल्व कर लेंगे ना x के लिए, बोलो कर लो अभी, आंसर बता दो तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, उसके बाद 36, परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, x/1 इंटू 100, कहाँ 1000 होगा बेटा, अच्छा यहाँ 1000 होगा, अग्रीड, ठीक है। अब सही है, अब सही है, बैक में पता नहीं क्या हो गया, पेन हो रहा है बहुत तेज। इज इट डन? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, मोल कॉन्सेप्ट लगाना, सुन लो मेरी बात, मोल कॉन्सेप्ट किससे होगे, तुम्हें
HCl का नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया है तो टोटल मोल्स आ जाएंगे, फिर इसके मोल्स निकालो x बाई 100, इसके मोल्स हो जाएंगे x बाई 130 से 1 माइनस x 136, इसके मोल्स निकाल लो, फिर मोल रेशियो के हिसाब से जोड़ दो सबको। तो इसका मोल क्या रेशियो होगा, इसका मोल रेशियो जाएगा 1:2। ठीक है, इसका मोल रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, इसका मोल रेशियो 1:1 होगा। तो बोल सकता हूँ इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स इज टोटल मोल्स ऑफ HCl। सेम इक्वेशन आ जाएगी बेटा, सुन रहे हैं मेरी बात? अगर आप मोल्स भी ऐड करोगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? रिप्लाई करो। चलो, कितने लोगों का सही था ये क्वेश्चन, रिप्लाई करो। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया था? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन थोड़ा इसको मान सकते हो, थोड़ा फोटोलिटिक इफेक्ट जैसा था। आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोशिएट्स इनटू एटम्स ऑफ अब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा इंसिडेंट कितना है, 4500 एंगस्ट्रॉम था। ठीक, 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, if the kinetic energy of iodine atom is this much, bond energy of iodine is this much. ओके, तो इंसिडेंट एनर्जी निकाल सकते हो। इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी 12400, या ऐसे कर देते हैं इसको जूल्स में निकालो, सारा कुछ जूल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। जगह 12 क्या करें बताओ, इसको ऐसे लिख लो आप, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना जगह 4500, ये ईवी में आया, 20 काट दो, EI आ जाएगा 124 अपॉन 45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये आ गया। ये हमारा इंसिडेंट एनर्जी आ गई। ठीक है, अभी कहाँ यूज होगी, ये दो जगह यूज होगी, एक तो आयोडीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में और आयोडीन मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। समझ आ रहा है? मतलब आयोडीन था अपनी तनाइयों में खुश था, इतने में आपने क्या किया, आपने इसमें एनर्जी गिरा दी। तो जो आप एनर्जी गिराओगे वो दो जगह यूज होगी, इसको एक तो इसका बॉन्ड ब्रेक करेगी ये वाला, और इन दोनों आयोडीन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ EI इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो मॉलिक्यूल्स, मतलब जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा I2 तो क्या मिलेगा मुझे, दो एटम्स मिलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दो एटम्स की लेनी है बस, दैट्स ऑल, इतना ही करना था। ठीक है, तो EI कितना है, EI है हमारा दिस मच, ये की वैल्यू पता है मुझे। बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, बॉन्ड एनर्जी दी मुझे 240 किलो जूल्स, तो ये जगह 240 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैंने पर मॉलिक्यूल निकाल लिया, प्लस के कितना है, के दिया है इन्होंने मुझे 216 इंटू 10⁻⁻m इंटू 2, इसका भी 2 टाइम्स करना है। अभी क्लियर है? 2 क्यों किया, बिकॉज एक मॉलिक्यूल से दो आइटम्स मिलेंगे, सॉल्व हो जाएगा। करके बताओ m कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे, यस और नो, या तो के ही निकाल लो सीधे। मैं बता ही देता हूँ कितना आ रहा है एग्जैक्टली, है ना, बता दूं। ये 4.40 के आसपास आ रहा था, 4.408 जूल्स आ गया। तो जगह 4.408 माइनस का ये कितना हो जाएगा, तो जगह 3.98 पावर -19 में तो लिखना है ना।
माइनस का दिस वन इज 3.986 3.986 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 23, 1 2 3 4 -19, ये भी हो जाएगा -19 इज इक्वल टू, इसको के ही लिख दो, के ही लिखा रहने दो, के इंटू 2 को नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको के इंटू 2 ही लिखा रहने दो, जरूरत नहीं है बाकी, तो जगह के इंटू 2। सॉल्व कर बेटा इसको, देख कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 0.422 अपॉन 2 इंटू 10 का -19 इज इक्वल टू के डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, तो 0.211 आ रहा है, 10 का -19 के आ गया ये, ठीक है। अब हमें कितना दिया है आंसर, हमें इन्होंने इंटीजर टाइप आंसर दिया 216 दिया है, 211 को 216 मान सकते हैं, तो उसको 211 लिख लो, इंटू 10 का माइनस कितना हो जाएगा 9 10 11 12 22 -22 इंटू के कितना आ जाएगा, मतलब पावर कितनी 22 आ जाएगी, यस और नो, रिप्लाई करो। आंसर कितना दिया था, 22 दिया था, 23, आंसर कितना दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा। कितने लोगों ने सही किया इसको, कितने लोगों ने सही किया, चलो सही है। कितने बच्चों ने सही किया इस क्वेश्चन को, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन अब अगली क्लास में ही करेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, चलेगा। एक बार खुद से ट्राई करो, है ना, एक बार खुद से ट्राई करो, जो नहीं होंगे वो फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो फिर बाय एवरीवन।